अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जो कि है साउंड। तो देखेंगे इस टॉपिक से एएलपी टेक्नीशियन में या फिर आरआरबी जेई में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई कैन नॉट द साउंड इज हर्ड ऑन द मून। तो बोला गया है कि साउंड मून पे क्यों नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देखिएगा, उसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज देयर इज़ नो एटमोसफियर ऑन द मून। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर न होने की वजह से, हवा न होने की वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, और साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। और विदाउट एटमॉस्फेयर साउंड कैन नॉट ट्रैवल। अब आगे सुनिए, साउंड का जो स्पीड होता है वो सॉलिड में वो कितना होता है, 6000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बात करें, अलग अलग टेम्परेचर पे ये वेरी होते रहता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल वे में याद करेंगे कि सॉलिड में कितना होता है, 6000 होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में कितना होता है, 343 होता है। लिक्विड में कितना होता है, 1481 होता है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर में। ठीक है, और क्योंकि हम बोले कि टेम्परेचर के साथ ये वेरी करता है, तो टेम्परेचर खास करके एयर वाला कंडीशन में ज़्यादा पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एयर में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी या साउंड की स्पीड क्या होगी, और 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। ठीक है, तो याद रखना है 20 डिग्री सेल्सियस पे 243 होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है साउंड का स्पीड भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा सॉलिड कितना, 6000। उसके बाद लिक्विड पे 1400, 1500 याद रखिए। उसके बाद आपका एयर पे कितना होता है, 343 होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और 331 होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द, बोला गया है कि साउंड कहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकता, एयर में, वाटर में, स्टील में। ठीक है, तो अभी बात कर लिए एयर में कितना स्पीड होता है, वाटर पे भी, लिक्विड पे भी बात कर लिया, और स्टील पे भी बात कर ली। स्टील बोले तो सॉलिड पे। लेकिन कहाँ पे ट्रेवल नहीं करता है, तो ये हो जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है, और इसको आगे बढ़ने के लिए यानी प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल या मीडियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम जो होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ पे कोई भी मैटर पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। ठीक है, नो पार्टिकल आर प्रेजेंट फॉर वाइब्रेशन टू टेक प्लेस, क्योंकि वहाँ पे साउंड को वाइब्रेट करने के लिए या आगे प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन फॉर ए कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ ए साउंड वेव इन द डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। तो बोला गया है एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में साउंड वेव को जितना टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो बोला गया है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, या तो वन वाइब्रेशन बोले या फिर वन ऑसिलेशन बोले, बात वही है, उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जितना टाइम लेता है एक ऑसिलेशन करने में या फिर वन वाइब्रेशन करने में, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। एट व्हाट स्टेज शुड द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो बोला गया है कि कौन से स्टेज पे साउंड को ट्रांसमिशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉलिड में क्या मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, हाँ पड़ता है। गैस में भी चाहिए और फ्लूइड में भी चाहिए, मीडियम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तीनों में ही आपको मीडियम का ज़रूरत पड़ेगा, तभी वो ट्रेवल करेगा साउंड। अगला क्वेश्चन सुनिए, साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड। तो साउंड का जो इंटेंसिटी है वो किस में मेजर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, हर्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ज में, और साउंड इंटेंसिटी को किस में, डेसिबल। तो साउंड इंटेंसिटी से रिलेटेड और भी आगे भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसको डिस्कस करते हुए निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आने से पहले सुन लीजिए, वी मेजर साउंड डेंसिटी ऑल्सो डिफर एट, मतलब साउंड पावर ऑफ साउंड। ठीक है, या साउंड का प्रेशर कितना है उसी को बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी। ठीक है,
साउंड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं कि साउंड में पावर कितना है, और इसको नापा जाता है किसमें, डेसिबल में। अब फ्रीक्वेंसी क्या है फिर, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ प्रेशर वेव पर सेकेंड, यानी कितना प्रेशर वेव जनरेट हो रहा है पर सेकेंड में, उसी को क्या बोलते हैं अ, अ, और ये क्या कर रहा है, दैट वुड पास ए फिक्स्ड पॉइंट, और जितना भी नंबर ऑफ प्रेशर वेव जनरेट हो रहा है एक कुछ सेकंड में, और वो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जबकि साउंड का इंटेंसिटी क्या होता है, वो तो कहलाता है पावर। ठीक है, साउंड का पावर या फिर साउंड का प्रेशर। ठीक है, साउंड इज वन ऑफ द फॉलोइंग। साउंड क्या है, अभी थोड़ी देर बाद पहले बात किए, मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रोपगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लाइट इज एन, और ये भी याद रखिएगा, लाइट क्या है, तो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस। तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है लाइट, क्योंकि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए अप्रोक्सीमेट साउंड का रेंज क्या होना चाहिए जिसे हम लोग सुन सकें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि किलो को अगर बदलेंगे इसमें, ठीक है, हर्ज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हर्ज। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। अब कुछ साउंड आते हैं जैसे इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, और एक होता है आपका ऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड कितना कितना से कितना आया, 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब जान लेते हैं इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से लेस होता है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, 20 हर्ट्ज से अगर छोटा होगा फ्रीक्वेंसी का तो उसका बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। कौन कौन इंफ्रासोनिक साउंड ये करता है, साउंड प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक, थंडर, वोल्केनोज आर इन इंफ्रासोनिक रेंज। तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है अर्थक्वेक के द्वारा, थंडर के द्वारा, वोल्केनोज के द्वारा, ये इंफ्रासोनिक साउंड है। ठीक है, द ह्यूमन ईयर कांट हेयर दिस साउंड बट एलिफेंट एंड वेल्स कैन हेयर दिस। तो हम लोग को नहीं पता चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ, ठीक है, अर्थक्वेक आने वाला है या थंडर वोल्केनोज आने वाला है, लेकिन एलिफेंट को पता चल जाता है, एलिफेंट और वेल को पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकता है। तो इंफ्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना, लेस देन 20 हर्ट्ज। उसके बाद बात करते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड वो होता है जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि एलिफेंट जो है वो कौन सा साउंड सुन पाता है, एलिफेंट और वेल्स इंफ्रासोनिक साउंड सुन पाता है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव इज ग्रेटर देन। तो यही वाला अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए वही का आंसर है कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी कितना से ज़्यादा होता है। तो इंफ्रासोनिक का 20 हर्ट्ज से लेस होता है, और अल्ट्रासोनिक का 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर। तो बोला गया है यहाँ पे कोई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट बोला है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। साउंड का स्पीड क्या होता है एयर में, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बोला है तो ये क्या हो जाएगा, 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक तो पढ़े थे हम लोग कि 20 डिग्री पे कितना होता है, 343, और 0 डिग्री पे कितना होता है, 331 होता है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट ये दिया हुआ है 330, तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो हम पहले ही बोले थे कि टेम्परेचर भी हमारा इसको साउंड का स्पीड को बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, मॉलिक्यूल्स एट हायर टेम्परेचर हैव मोर एनर्जी। तो जो आपका टेम्परेचर इज ऑल्सो कंडीशन दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। साउंड क्या है, एक तरह का काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है हायर टेम्परेचर पे
हैव मोर एनर्जी, ठीक है। तो उसके पास क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा, और ज़्यादा एनर्जी होगा तो वो वाइब्रेट भी फास्ट करेगा। फास्ट वाइब्रेट करेगा इसका मतलब फास्ट ट्रेवल भी करेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 होता है और 20 डिग्री पे 343। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज एट ए गिवन वेलोसिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वेवलेंथ। तो बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज कर दिया जाए किसी साउंड वेव का, ठीक है, एट ए गिवन वेलोसिटी, व्हाट विल बी, वेवलेंथ पे कैसा असर पड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, वेवलेंथ पे कैसा असर पड़ेगा, तो वेवलेंथ हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो है इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, लेमडा बोले तो वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए वेवलेंथ क्या होता है, एक्चुअली दो क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होता है वही वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। अब जिसका हाई फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, नंबर छोटे उसका ये क्या हो जाएगा, वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो जिसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसका वेवलेंथ देखिए छोटा छोटा सा है, और यहाँ पे देखिए लो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए हाई फ्रीक्वेंसी, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम पीरियड भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जस्ट से यहाँ यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए, ठीक है। तो कितना टाइम, वन ओसिलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी का आपका टाइम पीरियड जो होता है वो कम होता है, और लो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह से वेवलेंथ भी याद रखिएगा कि लो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ ज़्यादा होगा और हाई फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ छोटा होगा। ए साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी 3.5 kilohertz and its wavelength 0.1 meter. So how much time required to cover distance of 700 meter? तो बोला गया है कि एक फ्रीक्वेंसी है जिसका एक साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी है 3.5 किलो हर्ज। तो आपको क्या करना है, यूनिट को हर्ज में रखना है, मीटर में रखना है, ठीक है। वेवलेंथ किस में रखना है, मीटर में रखना है। तो कितना डिस्टेंस उसको कितना टाइम लगेगा उसको 700 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है हम लोग एफ लेमडा, एफ एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी है, v बोले तो वेलोसिटी ऑफ वेव है, लेमडा वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और लेमडा वेवलेंथ भी दिया हुआ है 0.1, ठीक है। तो वेलोसिटी आ जाएगा। अब वेलोसिटी जब आ गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है हम लोग को, 700 मीटर। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी बोलिए या फिर स्पीड बोलिए, ठीक है। वेलोसिटी या बोलिए या फिर स्पीड बोलिए, यहाँ पे सेम ही है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगेंगे, वेलोसिटी 350 आ गया है और डिस्टेंस जो है 700 मीटर है। तो टाइम यहाँ से आ जाएगा आपका 2 सेकेंड, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा आप कि v इक्वल टू कितना होता है, एफ लेमडा होता है, या कहीं कहीं पे एन लेमडा भी लिखा हुआ रहता है। एन एन या तो एफ से दर्शाते हैं या फिर एन से दर्शाते हैं फ्रीक्वेंसी को। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ईयर विल बी। तो यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया गया है, ठीक है। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन है, 330 दिया है, 331 दिया है, उसके बाद मीटर सेकेंड दिया है, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड यूनिट का एक बार खेल किया है, ठीक है। तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। तो बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड समर में ज़्यादा होगा कि विंटर में ज़्यादा होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो हम लोग बात किए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। समर के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा, यानी कि वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। तो मोर इन समर देन विंटर, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो बोला है कि इनमें से किस में साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगा। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो इनमें से सॉलिड कौन कौन है, आयरन है, ग्लास है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, आयरन का होता है, उसके बाद ग्लास का होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। आगे सुनिएगा,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सॉलिड सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज़र होता है देन लिक्विड एंड गैसेस, अलाउइंग साउंड वेव टू ट्रेवल मोर क्विकली, जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूल अगर क्लोज रहता है तो साउंड वेव जो है वो ट्रेवल आसानी से ट्रेवल कर लेता है, ठीक है, इजीली और फास्टली ट्रेवल करता है। अरेंज द फॉलोइंग मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड थ्रू देम। तो बोला गया है कि साउंड का स्पीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, सजाना है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे बहुत लोगों का गलती होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो बड़ा कौन है, सबसे अच्छा ट्रेवल करेगा सॉलिड में, तो सॉलिड सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैसेस, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अगर असेंडिंग बोलता तो फिर क्या होता, गैसेस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल एट मैक्सिमम स्पीड, तो बोला कि कौन से मीडियम पे सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करता है स्पीड में, तो ये हो जाएगा सॉलिड में। ए साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू कवर 3.2 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग को डिस्टेंस जो है इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। अब वेवलेंथ जो होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, मीटर होता है, सॉरी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4 किलो हर्ज, तो इस 4 किलो हर्ज को भी बदलना पड़ेगा। वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा, ठीक है। वी दिया हुआ है आपका, वी निकालना है सबसे पहले तो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ दिया हुआ है, एन एफ या एन बोलिए, वेवलेंथ 40 दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया, वी निकल गया। अब स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस किलोमीटर को हम लोग किस में बदलेंगे, फिर मीटर में बदलेंगे, ठीक है। यूनिट चेंज करना ना भूलिएगा, नहीं तो आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा कितना, 2 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, वेलोसिटी इक्वल टू आया, वेलोसिटी या फिर स्पीड आया 1600, ठीक है। यहाँ पे मेरे से गलत लिखा गया है, ये हो जाए, इधर होगा 1600, इधर होगा 3200, ठीक है। डिस्टेंस 3200 है और मैंने स्पीड की जगह पे डिस्टेंस लिख दिया है, ठीक है। तो टाइम वही 2 सेकेंड ही आएगा, देख लीजिएगा एक बार चेक करके। अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज 50 हर्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, एक ही क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है। तो वी इज इक्वल टू एन लेमडा या फिर एफ लेमडा। तो एफ का वैल्यू पुट कर देंगे और लेमडा का वैल्यू पुट करने से हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 200 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकंड। तो इनमें से कौन सा चीज़ बता रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी से ही पता चल रहा है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वही तो होता है वेव वेलोसिटी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम। एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहा है किसी यूनिट टाइम पे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हर्ज में नापते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें वेव वेलोसिटी की, बात कर लिए कि वेव वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पॉइंट ऑन द वेव, ठीक है। और ये भी बात कर चुके थे कि फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा होता है, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ यानी फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, कौन कौन से प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है एक्चुअली में, इलास्टिसिटी बॉडी का होता है कि बॉडी कितना इलास्टिक है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है आपका, यानी कि सॉलिड का इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, लिक्विड का कम होगा, उसके बाद गैस का होगा। तो इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, और मॉइस्चर पे भी, ठीक है। तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साउंड के नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, मीडियम क्या है, ठीक है, यानी इलास्टिक कैसा है,
द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड ऑन, तो एम्पलीट्यूड जो है साउंड वेव का वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट एन ऑब्जेक्ट, माने वो हम फोर्स कितना दे रहे हैं और वो वाइब्रेट कितना कर रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वही एम्पलीट्यूड है, वही डिपेंड करता है, ठीक है। एक्चुअल में एम्पलीट्यूड होता क्या है, एम्पलीट्यूड होता है वो आपका साइज ऑफ साउंड वेव, ठीक है। हम बताए थे कि वो कितना मूव कर रहा है ऊपर की ऊपर नीचे की ओर, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एक्चुअल में इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी और फोर्स दैट स्टार्टेड द वेव, माने एक्चुअली में एम्पलीट्यूड कितना होता है, एम्पलीट्यूड होता क्या है कि आप कितना फोर्स दे रहे हैं या अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं कि वो वेव स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आपको एम्पलीट्यूड। ग्रेटर एम्पलीट्यूड वाज हैव मोर एनर्जी एंड ग्रेटर इंटेंसिटी, तो क्या बोला है कि जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा इसका मतलब उसके पास उसको आपने एनर्जी ज़्यादा दिया होगा या फोर्स ज़्यादा दिया होगा, या फिर ग्रेटर इंटेंसिटी का है, इंटेंसिटी को और दे साउंड लाउडर, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड रेफर्स टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अब सुन लीजिए कि लाउडनेस जो बात करते हैं हम लोग, तो यही यही क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। इसको कैसे ये करते हैं, एम्पलीट्यूड देख के ही, कि किसी का एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि वो साउंड जो है लाउड भी ज़्यादा हो, लाउड भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो एक बार देख लीजिए, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ, आप उसको उसको स्टार्टिंग के टाइम पे कितना एनर्जी दे रहे हैं या कितना फोर्स दे रहे हैं, तो ज़्यादा एनर्जी दीजिएगा तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये देखिए, इसका वाइब्रेशन छोटा है और इसका वाइब्रेशन ज़्यादा बड़ा है, यानी कि इसका ये लाउडर है और ये क्वाइटर है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इन ए यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इन ए यूनिट एरिया पर सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप इंटेंसिटी, वही इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो बात की है, एम्पलीट्यूड की जो बात की है, वही होता है आपको, ठीक है। वो जब व्हाट इज़ द सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड कॉल, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं आप टोन बोलते हैं, ठीक है। सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसको टोन बोलते हैं। अब फिर नोट किसको बोलते हैं ये भी सुनिए, ठीक है। ए साउंड दैट इज प्रोड्यूस व्हेन सेवरल फ्रीक्वेंसी आर मिक्स्ड इज कॉल्ड नोट, ठीक है। टोन का उल्टा नोट, यानी कि टोन में सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है और नोट में क्या होता है, जब बहुत सारा फ्रीक्वेंसी मिल करके साउंड प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं नोट, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। पिच कैन बी टेकन एज द, अच्छा पिच की बात कर रहे हैं क्योंकि पिच ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पिच एज ए मेजर ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हर्ज, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हर्ज में नापते हैं, तो पिच एक्चुअल में क्या है, मेजर द साउंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पिच एक्चुअली मेजर करता है साउंड के फ्रीक्वेंसी को, देखिए देख सकते हैं कौन सा हायर पिच है और कौन सा लोअर पिच है, ठीक है। हायर पिच मतलब क्या होगा, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिलेशन आप निकाल सकते हैं। उसके बाद सुनिए, जिसका लो पिच होगा, कि जिस आदमी का लो पिच होगा उसका आदमी जो उसका जो आवाज़ होगा वो फ्लैट होगा, ठीक है, और थोड़ा सा मोटा टाइप का होगा। अगर जिसका पिच ज़्यादा होता है उसका आवाज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। जैसे बात करें लेडीज़ लोगों का क्या होता है, पिच हाई होता है, याद रखना है, लेडीज़ लोगों का पिच हाई होता है जिसकी वजह से उसका आवाज़ क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। तो एक्चुअली पिच क्या बतलाता है आपको कि साउंड जो है वो आपका फ्लैट है या श्रिल है, ठीक है, ये बतलाता है। यानी कि आवाज़ अगर मोटा है पतला है उसको ये करना है, पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, पिच से ही पता करेंगे, ठीक है। जिसका हायर पिच उसका साउंड क्या होगा, अच्छा होगा, मैंने पतला होगा, और जिसका लोअर पिच उसका साउंड मोटा होगा थोड़ा सा। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन प्रेजेंट ऑफ साउंड इज कॉल्ड, तो अगर रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो साउंड को क्या कर रहा है, कंटिन्यू करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रिवर्बरेशन, इसको इको नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा, रिवर्बरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बहुतों को गलत हो सकता है, इको मार के आ जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, रिवर्बरेशन, ठीक है।
तो रिवर्बरेशन क्या होता है, एक आदमी को क्या हो रहा है, एक कोई सोर्स है, सोर्स से क्या हो रहा है, लिसनर पे जा रहा है साउंड, तो वो अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के अलग अलग तरीके से पहुंच रहा है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं आप, रिवर्बरेशन। और इको क्या होता है, इको सोर्स को ही बार बार वही साउंड सुनाई देता है, तो उसको बोलते हैं इको। लेकिन यहाँ पे सोर्स अलग है और लिसनर अलग है। ठीक है, आगे सुनिए। व्हाट इज़ द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड फ्रॉम द वॉल ऑफ ए लार्ज हॉल, और ये लार्ज हॉल में होता है, विच रिजल्ट इन द प्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। ठीक है, तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन अभी बात की है, रिवर्बरेशन होता है। ठीक है, आगे सुनिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, तो पिच किस पे डिपेंड करता है, अभी बात की कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच ज़्यादा होगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब क्या हो रहा है कि उसका जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है। ठीक है, श्रिल हो रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चले आगे बढ़े। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, तो पिच किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो पिच का डिपेंड करता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया फ्रीक्वेंसी पे। ये देखिए, ये पूछा गया आपका 10-8 को, और ये पूछा गया आपका 30-8 को। ठीक है, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया खाली बस। ठीक है, आगे सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। तो अभी थोड़ी देर बात पहले बात किए थे कि इंटेंसिटी से हम लोग पता करते हैं कि लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। तो ये किससे पता चलता है हम लोग को, ये पता चलता है आपका एम्पलीट्यूड से। ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, आप कितना एनर्जी दे रहे हैं उस साउंड वेव को। ठीक है, और उसी से पता चलता है उसका लाउडनेस है, सॉफ्टनेस है, उसी को इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर दिए हम लोग पूरा। ठीक है, एन इको comes back in 3 seconds if the speed of sound is 342 मीटर पर सेकेंड. What is the distance from the source and the reflecting surface? तो बोला गया है कि टाइम लग रहा है कितना इको को वापस आने में, 3 सेकेंड। तो अब बताइए कि इस साउंड का जो स्पीड है वो 342 मीटर पर सेकेंड है, तो डिस्टेंस कितना होगा। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करके यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों ऐसा, सुनिएगा। 1.5 से इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि साउंड को जाने में और आने में 3 सेकंड लेगा मैं, तो सिर्फ जाने में कितना लगा होगा, 1.5 सेकंड लगा होगा, यानी 1.5 सेकंड लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो सिर्फ लेंगे 1.5 सेकंड, और स्पीड जो लेंगे वो 342 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइम 3 लिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आया 1026, उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने टाइम 3 सेकंड ले लिया है। ठीक है, तो 3 सेकंड नहीं लेना है, कितना लेना है, 1.5 सेकंड लेना है, 1.5 सेकंड। ठीक है, आगे सुनिए। व्हाट इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड, यहाँ पे कोई रिवर्बरेशन का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इको हो जाएगा। द रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इको। तो इको किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो इको इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट अराइव्स एट द लिसनर विथ ए डिले आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। तो यहाँ पे डिले से साउंड डिले होकर के पहुँचता है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इको प्रोड्यूस होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर। ठीक, इको प्रोड्यूस होने के लिए कम से कम जो दो दीवार के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 17 मीटर। ठीक है, एक तो ओरिजिनल साउंड है, उसके कुछ सेकंड बाद आपको रिफ्लेक्टेड साउंड भी सुनाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। इको में बी हर्ड मोर देन वन ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल। तो इको जो है वो आपको एक बार या एक से ज़्यादा बार सुनाई पड़ता है। ऐसा क्यों, क्यों ऐसा होता है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन की वजह से, टकरा करके वापस आने की वजह से। ठीक है, टू हेयर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी। तो बोला गया है कि आपको अगर इको सुनना है, पाना है, तो आपके ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में कितना सेकंड का फासला होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.1 सेकंड का। ठीक है, हमारा जो माइंड है ना, हमारे माइंड में कोई भी साउंड 0.1 सेकंड तक चलता है।
ठीक है। जैसे कुछ भी सुने तो वो 0.1 सेकंड के बीच में अगर कोई कुछ और बोल देगा तो वो हम ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है, हम सुन भी नहीं पाएंगे, हम सुन ही नहीं पाएंगे अगर 0.1 सेकंड के बीच में 0.1 सेकंड से ज़्यादा का गैप नहीं रहा तो, ठीक है। तो दो इको सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड चाहिए, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का जो टाइमिंग होना चाहिए वो 0.1 सेकंड कम से कम होना चाहिए। द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रेजेंस इन ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट, तो अभी बात की है कि हमारे ब्रेन में जो साउंड रहता है वो कितने सेकंड के लिए रहता है, 0.1 सेकंड के बीच में। इस बीच में अगर कोई कुछ बोल भी दिया तो हम सुन नहीं पाएंगे उस चीज़ को, हमारा ब्रेन उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा कि कोई कुछ बोला भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 सेकंड। वट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सोनार, सोनार से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, तो सोनार से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अंडर वाटर भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि सोनार आपका इसमें सबमरीन में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो सोनार एक्चुअली में सोनार है क्या, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये शिप वगैरह में, शिप में या फिर सबमरीन में यूज़ किया जाता है ताकि कोई दुश्मन वगैरह है वो कितने डिस्टेंस पे है उसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो सोनार इज ए टेक्निक यूज साउंड प्रोपगेशन टू नेविगेट, मेजर डिस्टेंस, कम्युनिकेट और डिटेक्ट ऑब्जेक्ट और अंडर ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, तो कोई बॉडी वाटर पे है या वाटर के अंदर है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोनार कैसे वर्क करता है, ये है आपका साउंड रिसीवर, यही क्या करता है साउंड को छोड़ता है, ठीक है, और यहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उससे टकरा करके क्या होता है फिर वापस आता है। तो ओरिजिनल वेव था, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि हम लोग उसको क्या करते हैं जाने और आने में कितना टाइम लगा, ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, इससे पता चल जाता है। डिस्टेंस निकालना चाहे यहाँ पे इस कितना स्पीड में भेजे, तो स्पीड कुछ ना कुछ रहा होगा और टाइम कुछ ना कुछ लगा होगा आने और जाने में, तो सिर्फ आने और जाने का टाइम दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो सिर्फ जाने का टाइम पता हो जाएगा और स्पीड तो हमने दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा कि कितना दूरी पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सोनार का यूज़ ऐसे होता है। आगे सुनिएगा, द वर्ड रडार इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो रडार का मतलब क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ठीक है। रडार भी सोनार के ही तरह काम करता है, ठीक है, टू डिटेक्ट एयर ट्रैक एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेस क्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल, मोटर व्हीकल्स एंड मैप। तो कोई भी चीज़ है ना उस सुने होंगे कि हमारे रडार से बाहर है, तो रडार का मतलब वही होता है कि उसके रेंज से बाहर है, ठीक है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो रडार से हम लोग मिसाइल वगैरह ये करते हैं कि मिसाइल कितना डिस्टेंस पे है या शिप या एयरक्राफ्ट कितना डिस्टेंस पे है। तो एयरपोर्ट्स वगैरह में ये सब आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है, रडार वगैरह ये रोटेट करते रहता है कंटिन्यूसली और एयरपोर्ट्स में ऐसे काम करता है, ठीक है। तो कोई प्लेन अगर उसके इसमें है तो पता चल जाता है आपका, ठीक है। रडार इज़ ए डिटेक्शन ऑफ रेंज एंड रेंजिंग सिस्टम दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो रडार जो है वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करता है, लेकिन सोनार क्या करता है साउंड वेव यूज़ करता है, ठीक है। डिफरेंस ये है, रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सोनार जो है साउंड वेव, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे साउंड वेव और लाइट वेव, तो साउंड वेव क्या होता है मैकेनिकल और लाइट वेव क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इंस्ट्रूमेंट इन ए सोनार, तो सोनार में अभी बात की है, ठीक है, क्या वो मेन चीज़ क्या होता है, विच इज़ यूज टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन अंडर वाटर बॉडी, ठीक है। अगर इस अंडर वाटर कोई बॉडी है उसका अगर स्पीड पता करना है तो उसमें मेन चीज़ क्या है, मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर, ठीक है, जो ट्रांसमिट करता है साउंड को और डिटेक्ट करता है, ठीक है। विच टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ ओशियन, तो डेप्थ ऑफ ओशियन पता करने के लिए एक्सप्लोर अंडर वाटर हिल्स, अगर अंडर वाटर हिल्स है उसको पता करने के लिए, वैली है या सबमरीन है, आइसबर्ग है, ये सब पता करने के लिए हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं, सोनार का यूज़ करते हैं, ठीक है। सोनार का यूज़ अक्सर आपको इसको सबमरीन्स में मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे साउंड से, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक